ते हुए उसके सीने के उभरते कर्व्स शुभार्थ को अट्रैक्ट कर रहे थे। उसकी वाइल्ड फैंटेजीज में वो खुद को ज्वाला का ब्लाउज निकाल उसे हार्डली सक और बाइट करता हुआ इमेजिन भी कर चुका था। अक्ष के फार्म हाउस में अक्ष बालकनी में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था, पर उसकी नजर हर वक्त आरजू पर ही थी। तभी उसने नोटिस किया कि आरजू नींद में थोड़ा तड़पने लगी थी। अपने जल्दी से फोन काट दिया और अंदर आरजू के पास आ गया। छोड़ो, दूर हटो मुझसे, आरजू ने बंद आंखों से आंसू बहाते हुए तड़प कर बोला। अक्ष जल्दी से बेड पर बैठ गया और उसने आरजू की कमर और गर्दन के पीछे हाथ रख उसे अपनी बाहों में खींच लिया। शांत हो जाओ आरजू, मैं हूं तुम्हारे साथ, बस शांत हो जाओ, अक्ष ने आरजू को सीने से लगाए हुए प्यार से उसके कान में कहा। आरजू अक्ष की आवाज पहचानती थी, इसीलिए शांत हो गई। आरजू ने फिर धीरे धीरे आंखें खोली और खुद को अक्ष की बाहों में पाया। आरजू ने अक्ष की कमर पर अपने हाथ लपेट लिए, जिससे उसको भी अंदाजा हो गया था कि आरजू जग गई थी। थोड़ी देर तक वो उसी तरह अक्ष के सीने से लगी हुई खुद को शांत करने लगी, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग से वो बात निकली, उसका दिल और ज्यादा अशांत होकर जोर से धड़कने लगा। उसे अब वो वक्त याद आ रहा था जब अक्ष ने उसे बिना कपड़ों के देखा, उसके सीने को दवाई लगाते हुए छुआ, जब उनके बदन एक दूजे को हग करते हुए बिना किसी पर्दे के छुए। आरजू लाल टमाटर हो गई थी। आरजू हल्का सा अक्ष से पीछे हुई ही थी कि उसने महसूस किया कि उसकी अपर बॉडी पर अभी भी कोई कपड़ा नहीं था। उसने धीरे धीरे अक्ष के कंधे से अपनी बाजू खींच ली और अपने सीने के आगे फोल्ड कर ली। तुम ठीक हो छुईमुई? दर्द तो नहीं हो रहा अभी? अक्ष ने बड़े प्यार से आरजू की एक गाल को छूते हुए पूछा। अक्ष को भी आरजू के चेहरे की गर्माहट अपनी हथेली पर महसूस हो रही थी। आरजू को यूं शर्माता देख उसे अब आरजू पर और ज्यादा प्यार आ रहा था। अक्ष ने फिर साइड से चादर खींचकर आरजू को ढक दिया। आरजू ने भी वो चादर कसकर पकड़ ली। अक्ष ने बड़े प्यार से आरजू की गाल पर किस करते हुए बोला, इतना क्यों शर्माती हो मुझसे? क्या शादी के बाद मैं तुम्हें हर रात प्यार नहीं करूंगा? साहब मेरे कपड़े, आरजू ने अपनी टूटी हुई सांसें संभालते हुए बोला। आरजू उस बात को अवॉइड कर रही थी। वो जानती थी कि वो कुछ भी कहेगी तो अक्ष उसका और ज्यादा उल्टा मतलब निकाल कर कुछ कह देगा। अक्ष खड़ा होकर अलमेरा के पास चला गया और वहां से अपनी एक शर्ट लेकर आया। जब तक तुम्हारा ये जख्म भर नहीं जाता, तुम मेरे कपड़े पहनो। टाइट कपड़े तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हारी बॉडी बहुत सॉफ्ट है, हल्का प्रेशर भी खून निकाल सकता है। अक्ष ने आरजू के पास बैठते हुए उसे अपनी शर्ट देकर कहा। आरजू ने शर्म के मारे कुछ बोला नहीं, बस हाँ में गर्दन हिला दी। अक्ष ने प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके नाक पर किस करते हुए बोला, तुम कपड़े पहनकर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। भूख लगी होगी ना तुम्हें छुईमुई? आरजू ने बस अक्ष की आंखों में देखा, पर कोई जवाब नहीं दिया। अक्ष उसके माथे को चूमकर कमरे से बाहर चला गया और वहीं आरजू उसी तरह खुद को समेटे हुए बैठी रही। ये मैं किस रास्ते जा रही हूँ? इस पर चलने से बस दर्द मिलेगा आरजू, और शायद साहब को मुझसे भी ज्यादा दर्द मिले। दुनिया हम दोनों के रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगी। कौन अपने बेटे को किसी नौकरानी का होता हुआ देखेगा? ये गलत है आरजू। साहब तो अभी समझ नहीं रहे, लेकिन तुझे ही उन्हें रोकना होगा, आरजू ने खुद को समझाते हुए कहा। क्या करेगी आरजू अक्ष को रोकने के लिए? कि आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। जब अक्ष ने उसके होंठ अपने होठों में भरते हुए उसकी आवाज दबा दी। आरजू की धड़कनें थमने वाली थीं। आज पहली बार उसे किसी के होंठ अपने होठों पर महसूस हो रहे थे। वही अक्ष अपना सारा प्यार, सारे जज्बात उनकी फर्स्ट किस में डाल रहा था। उसने आरजू की कमर थामते हुए उसे अपने से चिपका ही लिया और अपना दूसरा हाथ उसके बालों में हल्के हल्के चलाता हुआ उसे डिपली किस करने लगा। आरजू के हाथ अक्ष के कंधों पर आकर ठहर गए थे। वो तो एकदम मूर्ति सी बन गई थी, चाहकर भी रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। ये एहसास उसके लिए बहुत नया था। उसका दिमाग कह रहा था कि ये नजदीकी गलत है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था।
प्यार तो वो भी अक्ष से बहुत करती थी, तो कैसे उसे खुद से दूर कर पाती। वो अपने दिल से हार चुकी थी। उसकी पलकें भारी हो गईं और उसने भी अपनी आंखें बंद करते हुए अक्ष की शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अक्ष पलटकर दीवार के साथ लग गया और आरजू को अपने सहारे खड़े करते हुए उसे डीपली किस करने लगा। आरजू की सांसें टूट रही थीं। आज जैसे उन दोनों में एक नशा सा आ गया था। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से अलग होने को तैयार नहीं था। आरजू को तो किस करना आता नहीं था, इसलिए वो बस अक्ष को महसूस कर रही थी, जो उसके होंठों को सॉफ्टली सक और लिक कर रहा था। अक्ष ने आरजू के निचले होंठ को हल्का सा बाइट किया, जिस पर आरजू की सिसकी निकल गई थी। उसकी जीभ आरजू की जीभ के साथ एक मासूम सी लड़ाई लड़ रही थी। आरजू तो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा था, पर जो भी हो रहा था आरजू को अच्छा ही फील हो रहा था। भला अक्ष के करीब आने से उसके दिल को क्या दिक्कत होती, जिसे वो बेहद चाहती थी। अक्ष ने जब महसूस किया कि आरजू सांस लेने में स्ट्रगल कर रही थी, तो उसने उसके होंठों को रिहा कर दिया। आरजू बंद आंखों से ही तेज सांसें भर रही थी। वैसे तुम कुछ कह रही थी ना छुई मुई? सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया था तब। क्या करूं, तुम सामने होती हो तो। कुछ और सुनाइए, या दिखाई नहीं देता मुझे? अब बोलो, मैं सुनता हूं। अक्ष ने आरजू के चेहरे को देखते हुए कहा। आरजू ने आंखें खोलीं, पर अक्ष की ओर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। और जो किस कुछ देर पहले उन दोनों के बीच हुआ था, उसने आरजू को कुछ भी बोलने लायक छोड़ा ही कहा था। अक्ष की दीवांगी उस किस में साफ झलक रही थी, जिससे आरजू इतना तो समझ गई थी कि अक्ष को समझाने का कोई फायदा नहीं था। आरजू अक्ष की बाहों से निकल कमरे में चली गई। ओ ये छुई मुई, क्या हुआ? अक्ष ने आरजू के पीछे आते हुए कहा। आरजू उसकी सुन ही नहीं रही थी, बस आगे बढ़ रही थी। उसे अक्ष पर गुस्सा आ रहा था। वो जितना उसे रुकने को बोल रही थी, पर अक्ष उतना आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे उनके बीच की दूरियां मिटाते जा रहा था। आरजू, अक्ष ने आरजू की कलाई पकड़ उसे अपनी तरफ घुमा लिया। वो कुछ कह पता उससे पहले ही उसका ध्यान आरजू के सीने पर आ गया। ओह शिट, तुम्हारा तो खून बह रहा था। मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया? तुम आओ मेरे साथ। अक्ष ने आरजू के सीने की तरफ देखते हुए परेशान आवाज में कहा। आरजू फिर घबरा गई। ना, नहीं, आप फिर से ऐसे, ये ठीक नहीं है। आप जाओ, मैं खुद। आरजू ने इतना ही कहा था कि अक्ष ने आरजू के होठों पर उंगली रख दी। तुम मेरी हो आरजू, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। तुम्हारा हर दर्द मेरा है, हर जख्म मेरा है, और मेरे दर्द का ट्रीटमेंट मैं खुद करूंगा। अक्ष ने आरजू की आंखों में देखते हुए कहा और अगले ही पल उसे गोद में उठा लिया। वो आरजू को लेकर बेड पर आ गया और उसे अपनी गोद में ही लिए बैठ गया। फर्स्ट एड किट बेड के साथ ही टेबल पर ही पड़ी थी। साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं, आरजू ने घबराहट से शर्ट पर अपनी पकड़ कसते हुए इतना ही कहा था कि अक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम क्यों नहीं समझ जाती छुई मुई, दैट आई लव यू। आरजू फिर कुछ कह नहीं पा रही थी। अक्ष ने फिर उसके हाथ शर्ट से हटाने चाहे, लेकिन आरजू तो अपनी शर्ट छोड़ ही नहीं रही थी। आरजू, हाथ हटाओ प्लीज, देखो खून निकल रहा है, मुझे तुम्हारी बैंडेज चेंज करने दो। अक्ष ने आरजू की तरफ देखते हुए कहा। वहीं आरजू तो आंखों से आंसू बहाती हुई ना में सर हिला रही थी। छुई मुई, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो सच कह रहा हूँ, शर्ट के साथ लोअर भी निकाल दूंगा। अक्ष ने आरजू की तरफ देखते हुए प्यार भरी वार्निंग देकर कहा। वही आरजू की आंखें तो उसकी बात सुनकर एकदम से बड़ी हो गई थीं। उसने उल्लू जितनी बड़ी बड़ी आंखों से अक्ष की तरफ देखते हुए कहा, आप ये कैसे बातें कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती क्या? बिल्कुल नहीं आती। और अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाहता हूँ, वरना तुम मुझे बेशर्म नहीं, गंदा कहती छुई मुई। अक्ष ने आरजू की टमाटर जैसी सुर्ख लाल गाल पर हल्का बाइट करते हुए कहा। वहीं आरजू की सांसें थम सी गई थीं। दिल ड्रम बन के बज रहा था। तुम्हारे पास अब दो ऑप्शन हैं छुई मुई, या खुद एक अच्छी बच्ची की तरह मुझे बैंडेज करने दो, या फिर मैं गंदा आदमी बनके अपने तरीके से कर लूंगा। अक्ष ने आरजू के लोअर को हल्का खींचते हुए कहा। आरजू ने अपने हाथ शर्ट से हटा लिए और अपना लोअर पकड़ते हुए बड़ी बड़ी आंखें लिए
तेज आवाज में कहा, क्या कर रहे हो? आप सच में बहुत गंदे हो अक्ष। अक्ष आरजू के रिएक्शन पर हंसने लगा था। वही उसका दिल आरजू के मुंह से अपना नाम फिर सुन के खुश हो गया था। उसने आरजू की गाल पर किस करते हुए कहा, और तुम बहुत क्यूट हो छुई मुई। अक्ष ने फिर आरजू की शर्ट निकाल दी। आरजू पलके झुकाए ऑलमोस्ट सांसें रोके हुए बैठी रही। अक्ष ने बड़े आराम से आरजू को दवाई लगाई। आरजू जब भी दर्द से सिसक रही थी, अक्ष मुंह से हवा कर रहा था। अक्ष की वो हल्की फूंक आरजू के दर्द में ठंडक और बदन में आग लगा रही थी। अक्ष आरजू के चेहरे के वो बेकरार एक्सप्रेशंस देख उसकी चाहते भी समझ गया था। उसने आरजू के माथे को चूम लिया और अपनी टी शर्ट निकाल उसे पहना दी, क्योंकि जो शर्ट आरजू ने पहनी थी उस पर खून लग गया था। आरजू ने फिर पलके नहीं उठाई और ना कुछ कहा। अक्ष उसे खाना खिला उसे अपनी बाहों में भरकर नींद में चला गया। आरजू पहले तो घबरा रही थी, पर फिर वो भी अक्ष की बाहों में सुकून महसूस कर सो गई। राजावत मैंशन। रात के 2:30 बजे सर्वस्व स्टडी रूम में शौर्य के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। उसने आर्या की हालत शौर्य को बता दी थी। सर्वस्व से सब्र नहीं हुआ तो उसने शौर्य को स्टडी रूम में बुला लिया था और उसे आर्या के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कह दिया था। जैसा तूने बताया, मुझे तो लगता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। कुछ तो है जो वो किसी को बता नहीं पा रही, पर उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ रहा है। तू फिक्र मत कर, मैं कल तक सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लूंगा उसके बारे में। शौर्य ने सर्वस्व की तरफ देखते हुए कहा। उसके वो वगैरह नहीं चलेगा, उसे भाभी या मैम बुलाकर समझा। सर्वस्व ने शौर्य की तरफ देखते हुए कहा, ओके सर जी, मैं मैडम जी की सारी इन्फॉर्मेशन कल तक निकाल दूंगा आपको। शौर्य ने थोड़ा ड्रामा करते हुए बोला। सर्वस्व की जिंदगी में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, शौर्य को जरूर पता होता था। वो उसका बॉडीगार्ड भी था, उसका पर्सनल असिस्टेंट भी था और उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। वो आंखें बंद करके शौर्य पर यकीन करता था। चल अब निकल यहाँ से, सर्वस्व ने उसका ड्रामा देख आंखें रोल करते हुए कहा। हे डब्ल्यू, शर्म कर ले, थोड़ी ऐसे बोलता है कोई। शौर्य ने सर्वस्व को घूरते हुए कहा, ज्यादा बातें करेगा ना तो सैलरी काट लूंगा तेरी, चल भाग यहाँ से। सर्वस्व ने शौर्य को देखते हुए कहा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। शौर्य ने नौटंकी करते हुए कहा और वहां से चला गया। सर्वस्व खुद भी फिर आर्या के पास कमरे में लौट गया। शौर्य हाल से गुजर ही रहा था कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो एक पल रुक गया और आसपास देखने लगा। उसे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। ऑफ कोर्स वो एक ट्रेन्ड बॉडीगार्ड था। खतरा आने से पहले महसूस करना उसकी हॉबी थी। शौर्य ने एक बार अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और सामने चला गया। तभी पिलर के पीछे छुपा हुआ शख्स हल्का सा बाहर निकलकर देखने लगा। बाल बाल बच गए बबलू, पकड़े जाते तो गड़बड़ हो जाती। सरवनी ने वापस से पिलर के साथ लगते हुए अपने पांडा टॉय की तरफ देखकर कहा। तभी एकदम से शौर्य पिलर की साइड से निकलता हुआ गण के साथ आगे आ गया, जिस पर सरवनी की सांस उसके गले में ही अटक गई और उसने एकदम से अपना एक हाथ ऊपर कर लिया। मैं हूँ, सरवनी ने एकदम से डर के मारे बोला। वहीं शौर्य ने उसे देखते ही अपनी गण नीचे कर ली और उसे एकदम से हंसी आ गई। उस बेचारे की भी गलती कहाँ थी? सरवनी ही ऐसा लुक बनाकर घूम रही थी कि कोई भी देखता तो हंसता ही। उसने अपने से डबल साइज की ब्लैक हुडी पहन रखी थी, लूज सा पजामा, ब्लैक शूज, ब्लैक ग्लव्स, ऊपर से चेहरे पर ब्लैक कलर का पॉलिथीन पहना था। सिर्फ आंखों की जगह 2 बड़े बड़े छेद थे जिनसे वो देख रही थी। पॉलिथीन के ऊपर वाली साइड भी 2 थे, जिसमें से उसकी 2 पोनीटेल बाहर निकल रही थी। उसके बाद शौर्य की नजर जब उसके पांडा टॉय पर गई तो उसे और ज्यादा हंसी आने लगी। सरवनी ने तो उसे भी नहीं छोड़ा था। उसे भी ब्लैक कलर की बड़ी सी हुडी पहना दी हुई थी और उसके चेहरे पर भी पॉलिथीन बंधा हुआ था। उसकी भी सिर्फ आंखों से पॉलिथीन गायब था और ऊपर से कान बाहर निकल रहे थे। तुम सरवनी हो ना? शौर्य ने उसकी तरफ देखते हुए प्यार से कहा। आप तो भाई के दोस्त हो ना? आप मेले घर पर क्या कर ले हो और आपको कैसे पता कि मैं हूँ? सरवानी ने शौर्य की तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हारे भाई, शौर्य ने इतना ही कहा था कि सरवनी ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। शौर्य एक दुम से चौंक सा गया था। श्श,
ढीले बोलो, कोई आ जाएगा, मम्मी से भी पिट्टू पल्लेगी, दादी उठ गई तो पूरा घर उठ जाएगा, सरवनी ने शौर्य के पास आते हुए कहा। शौर्य का दिल सरवनी की मासूमियत पर आ गया था। उसने सर्वस्व से उसकी बहन के बारे में सुना था। शादी में भी उसने सरवनी को भी दूर से देखा था, पर करीब से सरवनी और प्यारी थी। ओके, धीरे बोलूंगा। शौर्य ने भी सरवनी के साथ बच्चा बनते हुए होंठों पर उंगली रख कहा। गुड, तुम किश को कुछ भी बताना मत। ओके, मैं तुमको भी आइसक्रीम दूंगी। 80% मेली, 10% बबलू की, और 10% तुम्हारी। ओके, सरवनी ने बड़ी मासूमियत से बोला। वही शौर्य को फिर हंसी आ गई। उसे अभी पता चला था कि सरवनी ये बैंक में डाका डालने वाला लुक क्रिएट कर किचन में आइसक्रीम पर डाका डालने जा रही थी, वो भी अपना बबलू लेके। ओए, तुम हंस क्यों ले हो? मेरा मजाक उड़ा ले हो? भाई को बताऊंगी, सरवनी ने आंखें छोटी करते हुए कहा। नहीं, उसे कुछ मत कहना। ओके, फिर मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा, आइसक्रीम माउंटेन। मेरी सीक्रेट प्लेस है। मैं किसी को लेकर नहीं जाता, पर तुम्हें दिखाने ले जाऊंगा, शौर्य ने सरवनी से प्यार से कहा। आइसक्रीम माउंटेन? उस पल तो बहुत शाली वाली आइसक्रीम होगी ना, सरवनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। अरे बहुत ज्यादा, हर फ्लेवर, हर टाइप की आइसक्रीम, शौर्य ने कहा। सच्ची? मेरे को लेके चलो ना, सरवनी ने शौर्य की बाजू पर ऑलमोस्ट लटकते हुए कहा। शौर्य एक स्माइल के साथ कुछ कहने लगा पर रुक गया। उसने फिर थोड़ा भाव खाते हुए कहा, पर मैं तुमको क्यों लेके जाऊं? सरवनी उदास हो गई। उसने सुबकते हुए कहा, तुम मेरे भाई के दोस्त हो ना, प्लीज मेरे को ले जाओ ना। शौर्य सरवनी के आंसू देख घबरा गया। अरे रो क्यों रही हो? अच्छा ले चलूंगा, लेकिन उसके लिए जो बोलोगे कलूंगी। चलो तुम 1% ऑल आइसक्रीम ले लो ना पल, मेरे को जाना है वहाँ, सरवनी ने मासूम आंखों से शौर्य को देखते हुए कहा। ले चलूंगा, पर पहले बताओ, मुझसे दोस्ती करोगी? शौर्य ने सरवनी के चेहरे के करीब झुकते हुए उसकी हल्की सी दिख रही आंखों में देख कहा। सरवनी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो एकदम से शौर्य की गर्दन पर बाहें लपेट उससे लटक गई। शौर्य चौंक गया, बट बहुत खुश हुआ था। तुम सच में मेले से दोस्ती कर लोगे? ये सरवनी को भी कोई फ्रेंड बोलेगा, सरवनी ने खुशी से कहा। शौर्य समझ गया था कि सरवनी से ये सवाल पूछने वाला वो पहला इंसान था, इसीलिए वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी। उसने भी सरवनी की कमर पर बाहें लपेट ली और उसे कसकर सीने से लगा लिया। हाँ, सरवनी अब शौर्य की दोस्त है, शौर्य ने प्यार से कहा। चांदनी के दिल की दुआ लगी थी। उसकी बेटी के लिए भी कोई आया था जो उसे वैसे ही पसंद करने लगा था, पर ये पसंद प्यार में बदलेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अगली सुबह सर्वस्व के कमरे में जब आर्या की आंखें खुली तो वो बेड पर अकेली थी। आर्या जल्दी से बैठ गई और कल रात के बारे में सोचने लगी। उसे याद था कि सर्वस्व उसके करीब आया था और उसने उसे धक्का दे दिया था। हे राम जी, ये मुझसे क्या हो गया? वो मेरे पति हैं। काकी माँ कहती हैं कि पति भगवान होते हैं, मुझे तो पाप लगेगा। उन्होंने मुझे अपनाया और मैंने क्या किया? उन्हें धक्का दे दिया। पता नहीं नेताजी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, वो मुझसे बहुत गुस्सा होंगे, आर्या ने रोते हुए कहा। तभी सर्वस्व कमरे में आ गया। सर्वस्व को देख आर्या बेड से उतर गई और कान पकड़ के खड़ी हो गई। घबराना नहीं, ये रिश्ता अब उम्र भर का है। उसकी बातों का असर आर्या के दिल तक उतर गया था। इस पल में उसने भी सर्वस्व को पति की तरह महसूस किया। उसकी बातों में एक सुकून था, ना दबाव ना जबरदस्ती, बस अपनापन। सर्वस्व ने आर्या का छोड़ा और अलमारी की तरफ बढ़ा गया। अगले ही पल वो एक खूबसूरत सी साड़ी निकाल लाया, गहरे गुलाबी रंग की साड़ी जिस पर सुनहरी बॉर्डर चमक रही थी। उसने साड़ी आर्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज ये पहनोगी प्लीज, मैं भी आज इस कलर का कोट पहनने वाला हूँ। आर्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। आज तक जिंदल मेंशन में उसे जो भी पुराना मिल जाता था वो चुपचाप पहन लेती थी। पहली बार किसी ने इतने प्यार से उसे ड्रेस दी थी और रिक्वेस्ट की थी कि वो उसके साथ ट्विनिंग करना चाहता था। अपने पति के साथ ट्विनिंग करने का ख्याल आर्या को एक अजीब सी गुदगुदी दे रहा था। वो साड़ी लेकर वॉशरूम में चली गई।
लगभग आधा घंटा हो गया था, पर आर्या अभी भी वॉशरूम में थी। आर्या को साड़ी पहनना नहीं आता था। वो साड़ी में उलझी हुई खड़ी थी। आर्या ने थक हार कर दरवाजा खोल कमरे में बाहर झांका। सर्वस्व रूम में पहले ही रेडी हुआ काउच पर बैठा बैठा फोन चला रहा था। सर्वस्व को देख उसकी आंखें उसी पर टिक गई थीं। उसे देख आर्या का दिल रेल इंजन हो गया। तभी उसके चेहरे पर एक उदासी आ गई। नेताजी कितने परफेक्ट देखते हैं, और मुझे तो एक साड़ी तक पहनना नहीं आता। तभी सर्वस्व की नजर उस पर पड़ी, जिस पर आर्या जल्दी से पूरा दरवाजे के पीछे छिप गई। सर्वस्व को कुछ गड़बड़ लगी तो वो वॉशरूम के दरवाजे के पास आ गया। सब ठीक है? हेल्प चाहिए क्या? सर्वस्व ने प्यार से पूछा। आप साक्षी दी को बुला दीजिए प्लीज, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। सर्वस्व उसकी मासूमियत पर हल्का सा हंसा और एकदम से अंदर आ गया। दी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं साड़ी पहना दूंगा, सर्वस्व ने आर्या का हैरान सा चेहरा देखते हुए कहा। आर्या ने जल्दी से बाहें क्रॉस करते हुए उसकी ओर देख घबराहट से कहा, आप? हाँ, और घबराना मत, मैं आंखें बंद रखूंगा, प्रॉमिस, सर्वस्व ने आंखें बंद करते हुए कहा। उसके चेहरे पर ऐसी सच्चाई थी कि आर्या कुछ बोल ही नहीं पाई। दिल की धड़कनें बस और तेज हो गई थीं। वो बस सर्वस्व को देख रही थी, जो आंखें बंद किए खड़ा था। इससे आर्या की घबराहट सच में शांत हो गई थी। उसने आर्या के हाथ से साड़ी ले ली और उसके करीब आ उसकी कमर पर साड़ी लपेटने लगा। उसकी उंगलियां जब हल्के से उसकी कमर से छुईं तो आर्या का पूरा बदन जैसे सिहर उठा। उसने तो सांस ही रोक ली थी। रिलैक्स, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता, जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू, सर्वस्व की धीमी आवाज गूंजी। उसने एक एक फोल्ड संभालकर साड़ी उसकी कमर पर ड्रेप की। हर बार उसकी उंगलियां छूती तो आर्या का दिल जैसे रुकने लगता, होंठ कांपने लगते। वो चाहकर भी सर्वस्व के चेहरे से नजरें हटा नहीं पाई। वो बस अपने पति को देखती रहती। सर्वस्व ने बड़ी सावधानी से पल्लू कंधे पर सजाया। उसकी सांसें आर्या के कानों के पास टकरा रही थीं, जिससे उसकी सांस और भी टूट रही थी। सर्वस्व ने स्लिट्स फोल्ड कर जब आर्या के पेट को छूते हुए साड़ी में डाली तो आर्या तो एक पल के लिए खत्म केस हो गई थी। उसका पेट मानो जलने सा लगा था। वो खुद को संभालने के लिए बार बार पलकें बंद कर ले रही थी, पर अगले ही पल चुपके से उसे देख भी लेती। उसने महसूस किया सर्वस्व की पकड़ में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक अपनापन था। जैसे हर स्पर्श कह रहा हो, तुम अब मेरी हो, मैं तुम्हें कभी अनकंफर्टेबल नहीं करूंगा। साड़ी पहनाने के बाद सर्वस्व ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आर्या हड़बड़ाई और बड़ी बड़ी आंखें लिए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें आईने के सामने ले जा रहा हूं, देखो जरा कितनी सुंदर लग रही हो, अभी तो बस साड़ी पहनी है, सर्वस्व ने स्माइल लिए कहा। आर्या चाहकर भी मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। उसमें फिर पलके झुकाते हुए सर्वस्व के कंधों पर हाथ रख लिए, जिस पर सर्वस्व भी समझ गया वो उसे एक्सेप्ट करने लगी थी। सर्वस्व ने उसे आईने के सामने बिठाया और उसके भीगे बालों पर हाथ फेरा, फिर तौलिया उठाकर धीरे धीरे बाल सुखाने लगा। जी मैं कर लूंगी, आर्या ने धीमे से कहा। ये मेरा हक है, तुम मुझसे मेरा हक मत छीनो। अब साड़ी तो पहना ही दी है तो तैयार भी कर लेने दो पूरा, टेंशन मत लो, तुम्हारे पति को सब आता है, सर्वस्व ने आर्या को देख प्यार से कहा। आर्या फिर कुछ कह नहीं पाई। सर्वस्व ड्रायर से फिर आर्या के बाल सुखाने लगा। हर बार उसकी उंगलियां बालों के बीच से गुजरती तो आर्या की सांसें अटक जातीं। वो शर्म से बार बार आंखें झुका लेती, पर जब उसकी नजरें सर्वस्व की तरफ उठती तो उसे अपनी ओर देखते हुए पाती। सर्वस्व ने मुस्कुराकर कहा, जानती हो, मेरे पापा भी मम्मी को ऐसे ही तैयार किया करते हैं, मैं उन्हें देखकर ही साड़ी पहनाना भी सीखा था। आर्या की आंखें खुशी से भीगी हुई थीं। सर्वस्व ने आंसू पोंछने के लिए आर्या को छुआ तो वो हल्का कांप गई। सर्वस्व फिर उसके चेहरे पर झुककर धीमे से बोला, मुझसे डरना बंद करो आर्या, मैं चाहता हूं तुम मुझे वैसे ही देखो जैसे मैं तुम्हें देखता हूं, प्यार से। आर्या ने पलकें झुका लीं, पर मुस्कान उसके होंठों पर आ गई। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। आईने में उनकी परछाई, सर्वस्व खुद आर्या को तैयार कर रहा था।
सर्वस्व ने फिर लिपस्टिक का फाइनल टच देते हुए उसका चेहरा हाथों में लिया, उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम्हें नहीं पता कितनी खूबसूरत लग रही हो। आर्या ने दिल में सोचा, मुझे तो आप ही सबसे खूबसूरत लगते हो, पर वो बोल ना पाई। बस शर्म से गाल लाल पड़ गए। दोनों एक दूजे को दिल की धड़कनें संभाल देख रहे थे। तभी उनके कान में खांसने की आवाज पड़ी। दूसरी ओर ज्वाला के ऑफिस में यूजुअल हसल बसल थी, लेकिन जैसे ही ज्वाला की एंट्री हुई, सब अचानक पिन ड्रॉप साइलेंस में आ गए। वो हमेशा की तरह हील्स क्लिक करती हुई अंदर आई, मगर आज उसके चेहरे पर ना कोई एक्सप्रेशन था, ना यूजुअल शार्प आईज की चमक। एकदम प्लेन ब्लैंक फेस था, जैसा अक्सर शुभार्थ का होता था। उसकी वो रेड आईज गवाह थी, वो रात भर से सोई नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से डरते हुए गुड मॉर्निंग कहा। ज्वाला ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस अपने कैबिन की ओर बढ़ गई। पूरे फ्लोर पर ज्वाला के इस लुक से हवा भारी हो गई थी। लोग विस्पर करने लगे थे, आज बॉस को क्या हुआ है, इतनी चुप, नो कॉफी, नो इंस्ट्रक्शंस। लगता है मैनेजर की संगत का असर, वो भी तो ऐसा ही ब्लैंक फेस्ड आदमी है। पर कुछ तो डरावना होने वाला है, कुछ गड़बड़ है। मुझे डर लग रहा, उनकी वो रेड आईज, माम आज पक्का फायर कर देगी अगर कोई भी गलती हुई तो, एक ने डर के मारे कहा। ज्वाला कैबिन में आई तो शुभार्थ कैबिन में ही बैठा था। शुभार्थ खड़ा हुआ उसे गुड मॉर्निंग विश किया, पर ज्वाला ने तो एक नजर भी उसे नहीं देखा। ज्वाला हमेशा उसकी डेस्क पर आकर दिन की शुरुआत ऑर्डर से करती थी, पर आज साइलेंस था। शुभार्थ फिर चुपचाप बैठ गया और उसके ऑर्डर का वेट करने लगा, लेकिन ज्वाला बस चेयर पर बैठी रही। हाथों में फाइल थी, पर पेजेस पलट भी नहीं रही थी, बस स्टेयरिंग एट नथिंग। वक्त बीत रहा था, पर ज्वाला की खामोशी बरकरार रही। शुभार्थ का माइंड भी अब बेचैन होने लगा था। इन्हें क्या हुआ है, आज इतना शांत क्यों है? वो खुद से लड़ रहा था, क्या कल की वजह से मुझसे गुस्सा है? पर उसके लिए ये सिर्फ मुझे अवॉइड करती, पर ये किसी से भी बात नहीं कर रही। उसके हाथ कीबोर्ड पर थे, पर टाइपिंग रुक गई थी। शुभार्थ बहुत डिस्टर्ब हो गया था, पर असल में तो सबसे डिस्टर्ब ज्वाला थी, जो कल रात से खुद को कोस रही थी शुभार्थ के लिए फील करने की वजह से। उसे अभी भी लग रहा था शुभार्थ को वो पसंद नहीं थी। उसका सुंदर होना भी किसी काम का नहीं था। रात भर आंसू बहाए थे उस तूफान सी लड़की ने। मीटिंग में भी ज्वाला यूजुअली टफ सवाल पूछती थी, आज वो बस नोट्स सुनती रही। नो रिएक्शन, नो इंटरप्शन। टीम अब डर गई थी। बॉस का ये नया रूप और ज्यादा डेंजरस है। शुभार्थ भी अपने दिल में उलझन महसूस कर रहा था। ये आयरन लेडी हैं, आज इतनी वीक क्यों लग रही है? मैं इन्हें ऐसे नहीं देख सकता। शाम होते होते कैबिन का माहौल और भारी हो गया था। शुभार्थ को अब उसकी फिक्र सता रही थी। ज्वाला ने सुबह से एक कॉफी का कप तक नहीं मंगवाया था, वैसे ही भूखी प्यासी बस फाइल में खोई थी। हालांकि उसकी फाइल्स पर बस नजर गड़ी हुई थी, पर माइंड कहीं और ही था। शुभार्थ ने फाइनली हिम्मत करके पूछ ही लिया, मैम आप ठीक नहीं लग रही हैं। ज्वाला ने सिर भी नहीं उठाया, बस ठंडी आवाज कहा, फोकस ऑन योर वर्क मिस्टर शुभार्थ। शुभार्थ चुप हो गया, पर दिल में बेचैनी और बढ़ी गई। उसने ज्वाला की आवाज में कोल्डनेस से ज्यादा दुख और उदासी फील कर ली थी। ये जरूर ही किसी बात से बहुत परेशान है, बट कौन सी बात है जो मेरी आयरन लेडी को परेशान कर रही है? शुभार्थ ने मन में सोचा। शाम के 6 बजे के आसपास ऑफिस खाली हो चुका था, पर ज्वाला अब भी कैबिन में फाइल्स के साथ बैठी थी। शुभार्थ अपने टेबल से उठा और उसके पास आ गया। मैम आप ठीक हो? शुभार्थ ने पूछा। ज्वाला ने इग्नोर किया था, कोई रिएक्ट नहीं किया ना। सर उठा उसकी और देखा, आपने आज कुछ खाया नहीं, कॉफी भी नहीं। शुभार्थ ने बस इतना ही कहा था। ज्वाला की आंखों में आग सी भर गई। वो अचानक खड़ी हुई और उसकी ओर घूम गई। इनफ शुभार्थ, तुम क्यों मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हो? तुम्हें तो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता ना। मुझे जो मर्जी होता रहे, चाहे मैं मर भी जाऊं, पर सच तो यही है ना। तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, यू आर हार्टलेस। ज्वाला ने एकदम से ज्वालामुखी की तरह फटते हुए कहा। पूरी रात, पूरे दिन भर का गुब्बार निकल आया था। उसकी आवाज कांप रही थी
गुस्से और हर्ट के मिले झुले भाव थे। ज्वाला की आंखों से बहता आंसू शुभार्थ को हिला चुका था। वो कुछ कहता समझता ज्वाला कैबिन से निकल गई। सॉरी गाइस, थोड़ा बिजी थी, मेरा काम वाली भाई मूड ऑन था। नवरात्रि आ रही हैं तो बस। होप यू लाइक दिस एपिसोड। कहूं कि आज मुझे घर नहीं जाना तो, अगर कहूं कि ये रात खत्म मत करो तो, उसकी ये बात सुनकर शुभार्थ का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसके हाथ ज्वाला की कमर पर कस गए और दोनों फिर एक पैशनेट लंबी किस में खो गए। ज्वाला के हाथों ने शुभार्थ की शर्ट निकाल दी और उसकी अपर बॉडी पर हाथ चलाने लगी। ज्वाला खुद उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी। हर बटन खुलते ही शुभार्थ की सांसें तेज हो जाती। ज्वाला ने शर्ट निकाल अपनी हथेलियां उसकी गर्म त्वचा पर रख दी। उसके हाथों की हर हरकत उसे भीतर तक कंपा रही थी। शुभार्थ ने उसके हाथ पकड़ अपने सीने पर दिल वाली जगह दबा दिया। ये बस आपका हो गया है, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। ज्वाला ने जैसे पहली बार किसी लड़के को छुआ था, वो अपने हाथ मूव करने लगी। शुभार्थ ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, कभी हल्के कभी गहरे। हर किस उसकी रूह तक उतर रही थी। वो उसके कान के पास झुककर बुदबुदाया, आपको अंदाजा भी नहीं मैं कितनी बार ये इमेजिन कर चुका हूँ माम। उसकी आवाज भारी और भरी हुई थी, जैसे खुद से लड़ रहा हो। ज्वाला की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और फुसफुसाई, मैरी मी प्लीज। दोनों ने एक दूसरे को कसकर हग कर लिया। उस रात उनका मिलन अधूरा सही, मगर दिल और रूह से वो हमेशा के लिए एक हो गए। गाइस, अब मेरा CGL एग्जाम 11 दिन बाद है, मुझे वहां फोकस करना होगा, तो यहाँ थोड़ी देर अपडेट नहीं आएगा। होप यू अंडरस्टैंड। बट एग्जाम के बाद स्टोरी अच्छे से कंटिन्यू होगी। अचानक से कुछ टूटने की आवाज शुभार्थ के कानों में गूंजी। उसने सामने देखा तो ज्वाला अपने टेबल के पास जमीन पर सर पकड़े बैठी थी। शुभार्थ ने इधर उधर देखा, नहीं, वो अब भी अपनी कुर्सी पर ही था। उसे समझ आ गया कि कल ज्वाला को देखने के बाद उसके अंदर जो बेचैन करने वाली चाहतें जगी थीं, वो सब तो बस उसकी खुली आंखों का छलावा था। वो झटके से होश में आया और तुरंत उठकर ज्वाला के पास पहुंचा। उसने धीरे से उसकी बाजू पर हाथ रखकर पूछा, आप ठीक हो मैम? पर ज्वाला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उल्टा उसका हाथ झटकते हुए ठंडे आवाज में कहा, आई एम फाइन। वो खड़ी होने की कोशिश करने लगी। शुभार्थ भी उसके साथ खड़ा हो गया, पर जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसकी हालत बिगड़ने लगी और वो फिर से लड़खड़ाई। शुभार्थ ने बिना सोचे समझे उसकी कमर में अपनी बाहें कसकर उसे गिरने से बचा लिया। मैम, आप ठीक नहीं हो, सुबह से देख रहा हूँ आपको। आप आज बहुत कमजोर लग रही हैं। प्लीज बैठिए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसने बिना इजाजत मांगे ही उसे बाहों में उठाकर काउच पर लाकर बिठा दिया। मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, ज्वाला झुंझलाकर बोली। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। शुभार्थ उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें शांत पर गहरी थीं, जैसे हमेशा रहती थीं, बिना किसी एक्सप्रेशन के। जब मुझे जरूरत थी, आपने मेरा ख्याल रखा था ना मैम, तो अब आपको ऐसे छोड़कर मैं भी नहीं जा सकता, उसने धीमे आवाज में कहा। ज्वाला ने चेहरे को दूसरी ओर घुमाते हुए बुदबुदाया, नहीं आऊंगी मैं अगली बार से। तुम जाओ, तुम्हें घर जाना होगा। शुभार्थ ने धीरे से जवाब दिया, अगली बार मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे आपके पास रहने दीजिए। कमरे में पल भर के लिए खामोशी छा गई। ज्वाला का गुस्सा फिर उभरा। वो सीधी उसकी तरफ देखते हुए फट पड़ी, तुम हार्टलेस हो, बिल्कुल रोबोट हो, जॉम्बी की तरह। कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई इमोशन नहीं, तुम बहुत बुरे हो। उसके शब्द तीर की तरह निकले, पर शुभार्थ की नजरों में हल्की सी नरमी आ गई। वो बिना सोचे बोल पड़ा, आप बहुत प्यारी हो। ज्वाला थम गई। उसका दिल जैसे एक धड़कन रोक गया। उसके होंठ आधे खुले रह गए, आंखें चौड़ी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये वही शुभार्थ है जिसने अब तक काम के अलावा एक भी फालतू शब्द नहीं बोला था। आज ऐसा बोल रहा था। दोनों की सांसें कुछ पलों तक कमरे की खामोशी में टकराती रहीं। ज्वाला का गुस्सा जैसे पल भर में पिघल गया, लेकिन कुछ ऑकवर्डनेस ने उसे चुप रखा। शुभार्थ भी वहीं घुटनों के बल थमा रह गया, जैसे अपनी ही जुबान पर यकीन न हो रहा हो कि उसने ये कह डाला। उसकी आवाज बेहद धीमी
पर सच जैसी थी। कमरे का वक्त रुक सा गया था। अगले ही पल वो उठकर कैबिन से निकल गया और वहां बस ज्वाला बेचैन और कंफ्यूज बैठी रही। राजावत मेंशन। रात गहरी हो चुकी थी। पूरे हवेली में सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक ही बस आवाज कर रही थी। सर्वस्व देर रात से लौटा। भारी कदमों से जब उसने घर का दरवाजा खोला तो सबसे पहले उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी। वहां आर्या सिर टेबल पर टिकाए सोई हुई थी। उसके पास एक थाल था जिसमें रखा खाना ठंडा हो चुका था। सर्वस्व के कदम थम गए थे। कुछ पल वो वहीं खड़ा होकर उसे देखता रहा, पर अगले ही पल उसके कदम अपने आप आर्या की ओर बढ़ गए। उसकी पतली लंबी पलकों के नीचे बंद आंखें, गालों पर बिखरे कुछ बाल, खिड़की से बिखरती चांदनी में चमकता चेहरा। उसके चेहरे पर थकी हुई पर सच्ची मासूमियत थी। सर्वस्व मन ही मन बुदबुदाया, हे भगवान, ये लड़की इतनी खूबसूरत क्यों लगती है और इतनी मासूम क्यों है? इसकी ये खूबसूरती, ये मासूमियत मेरा कंट्रोल तुड़वा के मानेगी। वो धीरे से पास आया और अपना एक हाथ टेबल पर टिकाए आर्या के करीब झुक गया। यकीन नहीं हो रहा कैटरपिलर, तुम सच में मुझे मिल गई। हमेशा अपनी माँ को पापा का वेट करता देखता तो सोचता था वो क्यों इतना करती हैं। पापा पर गुस्सा आता था, वो मना क्यों नहीं करते। पर आज ये फीलिंग महसूस कर समझ रहा हूँ, ये एहसास बहुत खास है। जब कोई घर इंतजार करता है, सच में बहुत प्यार आता है तुम पर। लेकिन अभी वो प्यार जता नहीं सकता कैटरपिलर, क्योंकि जानता हूँ तुम अभी अपने पास्ट में अटकी हो। एक दिन तुम खुद मुझे अपनाओगी और सिर्फ तभी सर्वस्व अपनी कैटरपिलर के हर कतरे को अपने प्यार का एहसास करवाएगा। तब तक तुम मेरा प्यार अपनी जिंदगी के हर लम्हे में महसूस करोगी, जिन्हें मैं खुशियों से भर दूंगा। सर्वस्व ने प्यार से आर्या को देखते हुए कहा और उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए उसके माथे को चूम लिया। उसने चुपचाप आर्या को डिस्टर्ब किए बिना थाल उठाई और रसोई की ओर चला गया। उसने गैस पर पतीला रखा, खाना गर्म करने लगा। किचन में हलचल की वजह से आर्या की नींद टूटी गई। आर्या ने आंखें मलते हुए उठकर चारों ओर देखा। आसपास कोई नहीं दिखा, पर जैसे ही उसने किचन से आती हल्की खटर पटर की आवाज सुनी, वो फौरन वहां पहुंच गई। उसने अंदर झांका और देखा सर्वस्व अपने हाथों से खाना गर्म कर थाली में रख रहा था। आर्या हड़बड़ा गई। ये आप? वो तेजी से उसके पास आई। आप क्यों कर रहे हो? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? सर्वस्व ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, मेरी बीवी जब सो रही थी तो इतनी प्यारी लग रही थी, उसे जगाने का पाप मैं कैसे करता। आर्या का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों की परेशानी एकदम मुस्कुराहट में बदल गई। उसने धीमी आवाज में कहा, फिर भी मुझे बोलना चाहिए था आपको। आप थके हुए होंगे। सर्वस्व ने आर्या को अपनी बाहों में समाते हुए शरारत से कहा, वो तो तुम्हें बाहों में लेकर दूर हो जाती है। सुकून हो मेरा तुम वाइफी। आर्या की सांसें रुक गई। वो कुछ बोल न सकी। सर्वस्व ने आर्या को बाहों में भर अपना चेहरा उसके बालों में छुपा लिया था। उसकी आंखें झुकी रहीं और होंठों पर एक हल्की मुस्कुराहट बरकरार रही। उसे आज दिल में खुशी थी कि उसकी बंजार सी जिंदगी में उसका पति सावन की बहार बनाया था। थोड़ी देर बाद दोनों ने मिलकर खाना गर्म किया और टेबल पर सजाया। आर्या ने बड़े प्यार से सर्वस्व की थाली सजाई और उसके पास बैठ गई। सर्वस्व ने चम्मच उसकी ओर बढ़ाया, जिस पर आर्या कंफ्यूज हो गई। तुम्हें खिलाए बिना मैं कैसे खा सकता हूँ? सर्वास ने प्यार से कहा। आर्या की आंखें तो उसी पल भर आई थीं, क्योंकि जिंदल मेंशन में तो कोई उसके खाने का ख्याल ही नहीं रखता था। वो हमेशा ही सबके खाने के बाद खाती थी। कई बार तो उसके लिए कुछ बचता भी नहीं था, लेकिन आज कोई खुद से पहले उसे रखकर उसे खाना खिला रहा था। दूसरी ओर अक्ष के विला में जब उसकी आंखें खुली तो वो बेड पर अकेला लेटा हुआ था। उसने आसपास देखा तो कमरे में आरजू नहीं थी। उसकी नजर दरवाजे पर गई तो कुंडी खुली हुई थी। आधी रात को ये पागल लड़की कहाँ चली गई? अक्ष ने परेशानी भरे चेहरे से कहा और बेड से उतरकर अपने कमरे से निकल आया। आरजू कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। सुख चैन सब चला गया था। उसे देखे बिना एक ही दिन हुआ था कि रुद्रम देवदास 2.0 हो चुका था। वो बालकनी में बैठा हुआ
चांद को देख रहा था और हाथ में पकड़ी बॉटल से घूंट भरे जा रहा था। कहाँ चली गई तुम फुलझड़ी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा यार। मुझे लगा नहीं था प्यार इतना स्ट्रांग होता है। आज पता चल रहा है। मॉम के कहीं जाने पर डैड ऐसे देवदास क्यों बन जाते हैं। अब बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे अभी उसके पास जाना है। रुद्रम ने बॉटल मुंह से लगा एक बार में सब गटकते हुए कहा और खड़े हो गया। वो थोड़ा लड़खड़ा गया था, जिस पर उसने से खुद को संभाला। अबे कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में उतर गया लगता है। तू रुद्रम, एपीफिस का भी नशा हो रहा लगता। रुद्रम ने अपना सर झटकते हुए कहा। उसे दिल में इतना दर्द हो रहा था, सब इतना बोझिल लग रहा था कि उसे लगा शायद आज पिए बिना वो पंखुड़ी की यादों के मारे टपक ही जाएगा। उसने पी, लेकिन एपीफिस पी क्योंकि चामुंडा देवी के साथ एक छत में रहते हुए पीने का रिस्क वो ले नहीं सका। कुछ ही पल में रुद्रम अपनी कार में बैठ अपनी फुलझड़ी की राहों पर निकल पड़ा। गहरी रात थी। आसमान में चांद छिप छिप कर बादलों से झांक रहा था, जैसे खुद भी इस रात की कहानी देखना चाहता हो। रुद्रम की कार धीरे धीरे पंखुड़ी के घर के सामने आकर रुकी। रुद्रम ने पहले ही उसके घर का पता करवा लिया था। इस वक्त उसके चेहरे पर बेचैनी थी, वो बेचैनी जो पंखुड़ी की याद ने उसके दिल में जगा दी थी। किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे पंखुड़ी? तुम्हारे बिना अब एक पल नहीं कट रहा। बस लोग चोर समझ के कुटाई ना करे मेरी। रुद्रम ने सामने एक छोटे से घर को देखा और मुंह बनाते हुए बुदबुदाया। अपनी आदत के मुताबिक हल्की शायरी बोल पड़ा। नींद भी रूठ गई है मुझसे तेरे ख्यालों की शरारत में। क्या करूं मैं इस दिल का, कैद हूं तेरी मोहब्बत में। वो हल्के कदमों से पंखुड़ी के घर के चारों ओर घूमा और आखिरकार एक आधी खुली खिड़की पर नजर पड़ी। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वाह रुद्रम, हीरो तो बन ही गया तू। अब रोमियो वाली एंट्री मार, आज तो अपनी फुलझड़ी से मिलकर ही जाऊंगा। वो फुर्ती से दीवार फांदकर अंदर गया और दबे पांव खिड़की से घर में घुसा। घर में गहरी खामोशी थी, हर चीज सन्नाटे में डूबी हुई। उसने धीरे धीरे कमरे चेक करना शुरू किया और आखिरकार एक छोटे से कमरे में पहुंचा। कमरे का नजारा देखते ही रुद्रम के चेहरे से शरारत गायब हो गई। पंखुड़ी फर्श पर पेट के बल लेटी हुई थी, वो जमीन पर चादर पर लेटी थी। कमरे में कुछ भी नहीं था, बस एक पुरानी अलमारी जिसमें शायद उसके कपड़े होंगे। रुद्रम कंफ्यूज था कि आखिर अपने घर में वो इस हालत में क्यों थी। उसके सामने हल्दी से भरी छोटी कटोरी पड़ी थी। उसके होंठ सिसकियों से कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसके मासूम चेहरे पर बहते आंसू मोमबत्ती की हल्की रोशनी में चमक रहे थे। रुद्रम ने गहरी सांस ली और जैसे ही उसकी निगाह पंखुड़ी की पीठ पर पड़ी, उसका दिल सिहर उठा। वहां जगह जगह लाल नीले निशान, घाव, मानो किसी ने बेरहमी से हंटर या वैसा ही कुछ बरसाया हो। उसकी आंखें भर आईं, उसके होंठ कांप गए। हे भगवान, कौन है वो कसाई जिसने इस नन्ही सी मासूम बेजुबान सी परी पर ऐसा जुल्म किया? रुद्रम घुटनों के बल बैठ गया। उसका पूरा मजाकिया रूप जैसे पिघलकर सिर्फ एक हमदर्द इंसान बन गया था। पंखुड़ी हल्दी की कटोरी तक हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका छोटा सा हाथ घाव तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। रुद्रम ने उसकी हथेली को धीरे से थामा। पंखुड़ी कांप गई और कहीं ना कहीं डर गई। रुद्रम ने खुद अपनी उंगली में हल्दी ली। बड़ी सावधानी से उसने पंखुड़ी की पीठ पर लगाना शुरू किया। पंखुड़ी उस छुआन पर कांप गई। जैसे ही हल्दी घाव पर छुई, पंखुड़ी दर्द से कराह उठी और साथ ही किसी मौजूदगी पर डर के सहम कर तुरंत उठ बैठी। उसने जल्दी से पास पड़ी चादर को सीने से चिपका लिया। उसने अपने ऊपर के बदन पर कुछ पहना नहीं था जो उसे और बेचैन कर रहा था। वो डरते डरते रुद्रम की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो वहां क्यों था। उसकी आंखों में डर था और होंठ कांप रहे थे। रुद्रम ने तुरंत उसके दोनों गालों को हल्के से थामा, उसकी आंखों में गहराई से देखा और नरम आवाज में बोला, शांत हो जाओ फुलझड़ी, शांत, मैं बस मदद करने आया हूँ, कोई नुकसान नहीं करूंगा। पंखुड़ी ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया। आप यहाँ क्यों? रुद्रम ने हल्की मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में अब भी नमी थी। क्योंकि दिल नहीं लग रहा था। मैं तुम्हें देखने आया हूँ बस।
पंखुड़ी की भौहें सिकुड़ गईं। उसने इशारों से पूछा, मुझे देखने? क्यों? रुद्रम उसकी तरफ थोड़ा झुकाया। उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारत लौट आई। वो पंखुड़ी की नाक से लाते हुए धीमी आवाज में बोला, क्या तुम नहीं जानती? रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक लड़का सिर्फ अपनी प्रेमिका के कमरे में ही जाता है। पंखुड़ी की सांस अटक गई। उसकी आंखें गोल होकर बड़ी हो गईं। वो हड़बड़ा गई और तुरंत नजरें झुका लीं। उसके गालों पर हल्की सी लाली भर गई थी और आंखों में कहीं ना कहीं डर भी भर आया। रुद्रम ने उसकी मासूमियत देख दिल ही दिल में कहा, पंखुड़ी, तुम्हारी ये खामोशी भी मेरा दिल सुन चुका है। मैं ले जाऊंगा तुम्हें इस नर्क से। रुद्रम ने उसकी मासूम हालत देख गहरी सांस ली। उसने पास रखी मलहम की छोटी कटोरी उठाई, फिर धीरे से कुछ हिचकिचा कर बोला, अगर तुम इजाजत दो तो मैं ये लगा दूं, वरना ये जख्म ऐसे ही चीखते रहेंगे। पंखुड़ी ने चादर और कस ली और ना में सर हिला दिया। रुद्रम ने फिर हल्के गुस्से से कहा, ठीक है, तुम मत लावाओ मलहम, पर मैं अभी उसे सजा दूंगा जिसने ये जख्म दिए। पंखुड़ी डर गई। उसने जल्दी से ना में सर हिला दिया। तो फिर मुझे तुम्हें मलहम लगाने दो। रुद्रम ने पंखुड़ी को देख बोला। अब पंखुड़ी ने कुछ नहीं कहा। उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने बस चुपचाप अपनी पलकों को झुका लिया। रुद्रम समझ गया, ये उसकी हाँ थी। उसने पंखुड़ी के करीब आ उसे कंधों से थाम अपने सीने से लगा लिया। पंखुड़ी कांप रही थी, जो रुद्रम को साफ महसूस हो रहा था। शांत हो जाओ, डरो मत फुलझड़ी, मैं तो बस दवाई लगा रहा हूँ। रुद्रम ने प्यार से पंखुड़ी के बाल सहलाते हुए कहा। उसने फिर मलहम अपनी उंगलियों पर ली और पंखुड़ी की पीठ पर लगाना शुरू किया, लेकिन हर बार जब उसकी उंगली घाव को छूती, पंखुड़ी सिहर जाती। उसका पूरा बदन दर्द से कांप उठता। रुद्रम का दिल और सिहर उठा था। उसकी आंखों में भी पंखुड़ी का दर्द छलक रहा था। रुद्रम की अपनी आंखें भी भर आई थीं। पंखुड़ी की आंखों में आंसू तैर गए। बस फुलझड़ी, अब रोना नहीं। अब ये जख्म तुम्हारी जिंदगी के आखिरी जख्म होंगे। जब तक रुद्रम है, कोई कसाई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। रुद्रम ने हल्के से पंखुड़ी को सहलाते हुए कहा। पंखुड़ी उसकी छाती से सटी रही। उसकी हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थीं और रुद्रम अपनी हथेली से उसकी पीठ पर धीरे धीरे मलहम लगा। उसके बाल सहलाता रहा। मलहम लागने के बाद भी रुद्रम ने पंखुड़ी को खुद से अलग नहीं किया। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, पर उस खामोशी में एक अजीब सा सुकून भी था। रुद्रम ने पास झुककर उसके कानों में फुसफुसाया, तुम बोल नहीं सकती, पर तुम्हारी आंखें मुझसे बात करती हैं फुलझड़ी। मैं सब ठीक कर दूंगा। आई लव यू फुलझड़ी, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अब तुम्हारा हर दर्द मेरा है। पंखुड़ी का दिल जैसे थम गया। उसने चादर सीने से और कसकर पकड़ ली, लेकिन उसके बदन ने रुद्रम की गर्माहट और दिल की तेज धड़कन को महसूस करना शुरू कर दिया था। रुद्रम ने फिर उसे हल्का अलग कर उसके आंसू पोंछे और मजाकिया अंदाज में बोला, वैसे ये पहली बार है कि मैं किसी लड़की के कमरे में आधी रात आया हूँ, और तुम पहली लड़की को जिस पर रुद्रम सिंह राजावत की खूबसूरती का असर नहीं हुआ। फुलझड़ी, थोड़ा स्माइल तो कर लो, वरना मुझे लगेगा रोमांस की क्लास में मैं एकदम लल्लू लाल हूँ। पंखुड़ी ने अनजाने में उसकी तरफ देखा। होंठों पर हल्की सी कंपन आई और पलकों में छुपी हिचकी मुस्कान झलक गई। रुद्रम ने वहीं पल पकड़ लिया। उसने आंखें चमकाते हुए शायरी छेड़ दी, तेरे होंठों पे आई जो हंसी, वो मेरी जीत का इनाम है। तेरे दर्द पे मरहम रखना, बस अब मेरा काम है। पंखुड़ी उसकी बाहों में चुपचाप बैठी रही। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं और रुद्रम उसकी हर धड़कन अपने सीने पर सुन रहा था। रुद्रम ने उसके दर्द को बटा था। राजावत मेंशन भी उसकी मदद की, यहाँ तक कि उससे बहुत प्यार से बात की थी, जो उसका दिल भी पहले चुरा चुका था। बस एहसास को सांझने की देर थी। वो रुद्रम को दूर नहीं कर पाई, क्योंकि ये प्यारा सा एहसास उसने पहली बार महसूस किया था। अगली सुबह अक्ष का रूम। सुबह की हल्की धूप कमरे में उतर रही थी। आरजू की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसने इधर उधर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था। अक्ष, उसने धीमे से पुकारा, पर कोई जवाब नहीं। वो बिस्तर से उतरी, वॉशरूम से होकर आई। मन में आज अजीब सी बेचैनी थी। रात में ही वो अक्ष को अपना चुकी थी।
एज अ कपल उनका पहला दिन था। कमरे से निकलते ही आरजू की आंखें मानो हर तरफ तलाश रही थीं, किसी को देखने की चाह दिल से बाहर निकल रही हो। तभी किचन से आवाज आई। आरजू हल्के कदमों से किचन की ओर चली गई। सामने का नजारा देख उसका दिल जैसे पल भर को थम गया। अक्ष बस ट्रैक पैंट में रसोई में स्टोव के आगे खड़ा कुछ बना रहा था। बाल थोड़े बिखरे हुए, हाथों में ब्रेड और चाकू। उसकी पीठ की हर लाइन सुबह की रोशनी में चमक रही थी। उसकी मुस्कुलर बॉडी आरजू को अट्रैक्ट कर रही थी। आरजू की सांसें रुक गईं। उसने मन ही मन सोचा, हे भगवान, ये मैं क्या कर रही हूँ? पाप लगेगा आरजू। अचानक अक्ष ने उसकी आहट महसूस की और मुस्कुराते हुए मुड़ा। उसकी आंखें सीधे आरजू पर जमी। उठ गई छुई मुई। तो मैडम जी बताओ, उसने शरारती अंदाज में कहा, नाश्ते में सैंडविच खाओगी या मुझे? आरजू का चेहरा एकदम से लाल हो गया। वो शर्म से पलकें झुका खड़ी हो गई। अक्ष हंसते हुए उसके करीब आया। धीरे धीरे उसके हर नजदीक आते कदम पर आरजू का दिल और तेज धड़क रहा था। फिर अचानक उसने आरजू को अपनी बाहों में खींच लिया। आरजू शर्म से पलकें नहीं उठा रही थी। आरजू जितना शर्मा रही थी, अक्ष को उतना प्यार आ रहा था। अक्ष ने आरजू की चिन से उसके चेहरे को उठाया और अगले ही पल उसके होंठ आरजू के होंठों से मिल गए। इस बार आरजू ने उसे रोका नहीं, बल्कि बराबरी से उसके साथ उस किस में खो गई। पहले सॉफ्ट, फिर गहरी। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलती चली गईं। वो पल मानो थम सा गया था। अगले ही पल अक्ष ने उसे कमर से पकड़कर उठाया और किचन की शेल्फ पर बिठा दिया। उसकी आंखों में एक पागलपन भरा प्यार था। उसने सैंडविच उठाया, एक बाइट लिया और फिर प्यार से आरजू के होंठों तक ले आया। आरजू ने शर्माते हुए मुंह खोला और अक्ष के होंठों में भरे सैंडविच का एक बाइट खाया। कैसा लगा छुईमुई? अक्ष ने आरजू के होंठों के कोने को लिक करते हुए पूछा, जहाँ थोड़ा चीज लगा था। बहुत अच्छा है, आरजू ने पलके झुकाए कहा। क्या किस या सैंडविच? अक्ष ने आरजू को छेड़ते हुए पूछा। आरजू तो शर्म में पानी हो गई थी। अक्ष ने आरजू के आगे सैंडविच किया। आरजू कुछ बोलना नहीं चाहती थी, इसलिए सैंडविच का बाइट ही ले लिया। अक्ष ने झट सैंडविच उसके होंठों के बीच से ही सैंडविच को बाइट किया। आरजू की आंखें बड़ी हो गई थीं। उनके होंठ आपस में उलझे थे और वो पल एक ब्रेकफास्ट वाली किस में बदल गया था। आज में ब्रेकफास्ट उसी तरह रोमांस का तड़का लगा था। हर बाइट के साथ, हर च्युअन के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता चला गया। कुछ देर बाद अक्ष ने उसके बालों पर किस किया और कहा, अब चलो, तुम्हें दवाई लगानी है। वही दवाई का जिक्र आते ही हमेशा की तरफ आरजू की हवाइयां उड़ गई। अक्ष ने आरजू को बाहों में उठा लिया और रूम में लाकर बेड पर बिठा दिया। वो खुद भी बेड पर बैठ गया और आरजू की शर्ट निकालने लगा। अब तो ठीक है, आप रहने दीजिए ना, मैं कर लूंगी, आरजू ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। लेकिन अक्ष कहाँ सुनने वाला था। उसने शर्ट निकालना जारी रखा। हर खुलते बटन के साथ आरजू की सांसें भारी हो रही थीं। अक्ष ने आरजू की शर्ट कंधे से नीचे कर दी। आया, उसकी आंखें भीगने लगी थीं। आज उसका पति उसके लिए खुद किचन में गया। आर्या चुप रही, पर उसके चेहरे पर खिली मुस्कान और नम आंखें बता रही थीं कि ये जेस्चर उसके दिल के किसी गहरे कोने में प्यार का बीज बो गया है। सर्वस्व उठकर जाने लगा। मैं नीचे इंतजार करूंगा, जल्दी आना। पर तभी आर्या ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। सर्वस्व रुक गया। उसने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। आर्या की पलकें झुकी थीं, पर उसकी पकड़ में कसावट थी। होप यू गाइज लाइक दिस एपिसोड। आर्या के हाथ पकड़ने पर सर्वस्व रुक गया था। उसने पलटकर आर्या की तरफ देखा, जो बेड से उतर चुकी थी। सर्वस्व आर्या की आंखों में देख रहा था, जो आज जैसे उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी। सर्वस्व ने बड़े प्यार से अपना दूसरा हाथ आर्या की गाल पर रखते हुए पूछा, क्या हुआ कैटरपिलर? कुछ कहना है? कैटरपिलर, मैं आपको कीड़ा लगती हूँ? आर्या ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए हल्के खुले मुंह से पूछा। सर्वस्व को तो उसके क्यूट एक्सप्रेशंस देख हंसी आ गई। उसने अगले ही पल आर्या को अपनी बाहों में कैद कर उसकी गाल पर किस करते हुए कहा, तुम कितनी क्यूट हो यार। आर्या का उतरा चेहरा उसी पल लाल गुलाब सा खिल गया। तुम्हें पता है, कैटरपिलर मुझे बहुत पसंद है बचपन से।
उनकी लाइफ एक मोटिवेशन की तरह होती है। पहले वो बहुत अलग होते हैं, एक कीड़ा शायद जिन्हें लोग पसंद ना करे, पर फिर वो लोग मेहनत से अपना क्रिसलिस यानी वो शेल जिसमें वो खुद को अरसे तक कैद कर रखते हैं, बनाते हैं। फिर उसी शेल से एक खूबसूरत सुंदर बटरफ्लाई निकलती है जो सबको बहुत पसंद आते हैं। वो जर्नी एक मोटिवेशन है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कैटरपिलर भी एक दिन अपनी मेहनत से एक सक्सेसफुल बटरफ्लाई बनेगी, क्योंकि खूबसूरत तो तुम पहले ही बहुत हो। सर्वस्व ने आर्या को देखते हुए कहा, जो आंसू भरी निगाहों से उसे